तो एस्प्रिन की डोज को किस तरीके से अपन यूज करेंगे। ऐसा पेशेंट जिसके पास माइल्ड टू मॉडरेट पेन है, दर्द जो है वो हल्का दर्द से थोड़ा भारी दर्द है, और ज़्यादा भारी दर्द होने पे, सीवियर पेन होने पे अपन फिर इसको यूज नहीं करेंगे, फिर अपन जो है वो ओपियोइड्स को यूज करेंगे। तो सीवियर पेन के अंदर इसको यूज नहीं करेंगे। माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए अपन एस्प्रिन का यूज करेंगे। डोज जो है इनकी रहने वाली है 300 to 600 mg एवरी 4 to 6 आवर। हर 5 से 6 घंटे के अंदर पेशेंट को एक जो है गोली टैबलेट जो है 300 to 600 mg उसको लेनी है। मैक्सिमम डोज की बात करें, मैक्सिमम जो है वो पेशेंट 24 आवर्स के अंदर जो है वो 4000 mg पर डे जो है वो यूज कर सकता है। ये अपन पेशेंट को पेन रिलीव करने के लिए एस्प्रिन का उपयोग करते हैं। आगे बात करते हैं, एस्प्रिन को अपन आर्थराइटिस पेशेंट के अंदर, आर्थराइटिस हो रखा है जिसको रूमेटिक आर्थराइटिस हो रखा है उसमें अपन यूज कर सकते हैं। ओस्टियो आर्थराइटिस हो रखा है उसमें अपन इसका यूज कर सकते हैं। और तीसरी बात करें पोली आर्थराइटिस, आर्थराइटिस पेशेंट के अंदर जो है वो एस्प्रिन को यूज करते हैं। इनिशियली जो इसकी डोज है, शुरुआत के अंदर जो है वो अपन इसकी डोज 3 ग्राम तक रखने वाले हैं। 3 ग्राम का मतलब है 3000 mg। इस 3000 mg को 24 आवर्स के अंदर अपन जो है डोज को डिवाइड कर देंगे, और अपना जो टारगेट है 24 आवर्स के अंदर 3000 mg उसको जो है देनी है। 3 ग्राम जो है पेशेंट को एस्प्रिन देनी है। और इसका भी खास ख्याल रखें, जब पेशेंट का डोज अपन दे रहे हैं तो इसका जो थेरेप्यूटिक लेवल है, थेरेप्यूटिक जो लेवल है, प्लाज्मा सीरम जो लेवल है, उस प्लाज्मा सीरम लेवल को हमें पेशेंट का ब्लड सैंपल लेना है। उसके अंदर एस्प्रिन का थेरेप्यूटिक जो डोज है, प्लाज्मा लेवल कितना है, उसको अपन को ध्यान रखना है, और इसको अपन को मेंटेन करते हुए चलना है। 150 टू 300 माइक्रोग्राम, तो 3 माइक्रोग्राम जो है इसका प्लाज्मा लेवल रहना चाहिए। इसका मतलब दवाई बिल्कुल सही काम कर रही है, अपन भी सही जा रहे हैं, पेशेंट को कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। ये जो दवाई है वो रूमेटिक आर्थराइटिस को ठीक कर सकती है, ओस्टियो आर्थराइटिस को ठीक कर सकती है, और पोली आर्थराइटिस को ठीक कर सकती है। तो अपन सेकेंड जो यूज है वो अपन ने सबसे पहला जो है पेन को रिलीव करने के लिए, दूसरा जो है आर्थराइटिस के पेशेंट को ठीक करने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। तीसरा यूज इसका बात करते हैं, एस्प्रिन का जो उपयोग है एज ए प्रोफाइलैक्सिस तौर पे, पेशेंट को अपन प्रोफाइलैक्सिस तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। जिन पेशेंट का हिस्ट्री है, किसका हिस्ट्री है, उसको एमआई का हिस्ट्री है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रखा है, हार्ट का उसको प्रॉब्लम हो रखा है, तो हार्ट के प्रॉब्लम वाले पेशेंट को हार्ट के अंदर जो क्लॉट ना बन जाए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ना हो जाए, इसके लिए डॉक्टर उसको प्रेस्क्रिप्शन देता है लो डोज जो है वो एस्प्रिन का जो है वो अपन यूज करते हैं। तो लो डोज में कितनी डोज रहेगी, 75 टू 150 mg पर डे। एक दिन जो है वो पेशेंट को 75 mg जो है वो पेशेंट को अपन दवाई देते हैं, और मोस्टली जो है 150 mg पर डे जो है पेशेंट को दवाई चलाते हैं। किसी किसी पेशेंट के अंदर इसका इफेक्ट कम आने की वजह से 75 टू 325 mg पर डे जो है वो अपन इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी जो ज्यादातर है वो लो डोज ही रखते हैं। ये क्या करती है, ये हमारे नए क्लॉट जो है नहीं बनने देंगी, और हमारा एज ए ब्लड थिनर, ब्लड को थिन करके रखेगी, पतला करके ये दवाई रखेगी, ताकि जो नए क्लॉट ना बने, ब्लड का सर्कुलेशन जो है इजीली हो। ये हार्ट पेशेंट के अंदर एज ए प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है आपको प्राइमरी प्रिवेंशन करना है। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब आपके अंदर रिस्क मौजूद है, रिस्क आपके अंदर प्रेजेंट है। अब ये रिस्क जो है वो डिजीज में ना कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए जो अप्रोच यूज की जाती है, जो ट्रीटमेंट मोडालिटी यूज करते हैं, उसको टेक्निकल भाषा में प्रोफाइलैक्सिस ड्रग्स अपन उसको बोलते हैं। तो ये प्रोफाइलैक्सिस ड्रग्स के तौर पे अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट को एक्यूट इस्केमिक अटैक आ गया है, पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई है, इस्कीमिया हो गया है, हार्ट के अंदर जो है कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, उसके अंदर कोई क्लॉट डिपॉजिट हो गया है, इस्केमिक स्ट्रोक आ गया, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक आ गया, या फिर हार्ट की वजह से प्रॉब्लम में ब्रेन स्ट्रोक आ गया, कोई भी स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम है एक्यूट कंडीशंस के अंदर अपने पास पेशेंट आया है, उस वक्त भी जो है वो एस्प्रिन का जो है अपन इस्तेमाल कर सकते हैं।
एस्प्रिन का जो है उस वक्त अपन इस्तेमाल करेंगे, इसकी जो डोज रहने वाली है 160 mg टू 250 mg अपन पेशेंट को पर डे है, या फिर अपन कह सकते हो जो इनिशियली डोज फटाक से अपन इसको डोज देंगे और कब तक देते रहेंगे, जब तक पेशेंट का 48 आवर्स 48 घंटे हो गए, कोई तरीके का पेशेंट को अभी स्ट्रोक आ रखा है, स्ट्रोक वाले पेशेंट के अंदर 48 आवर्स हो रखा है, और इसके अलावा साथ में हमें क्या करनी है, थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट भी करना है। थ्रोम्बोलाइटिक के अंदर एटिप्लेस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, बट इनिशियली जो है वो अपन एस्प्रिन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर सस्पेक्ट है, कोई भी अगला यूज जो है अपन सस्पेक्ट केस के अंदर, सस्पेक्ट एमआई है या फिर अभी अपन ने डायग्नोसिस नहीं किया है, अभी पेशेंट की रिपोर्ट आनी बाकी है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर अपन को सबसे पहले 160 mg है ना, एक डोज जो है वो अपन को फटाक से पेशेंट को दे देना चाहिए, तब तक जो है एमआई कंफर्म डायग्नोसिस नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक प्रोफाइलेक्सिस तौर पे काम करने वाली है कि पेशेंट को फर्दर जो है वो आगे कॉम्प्लिकेशंस ना आए। इस तरीके से एस्प्रिन का जो यूज है वो अपन ने तो आगे बात करते हैं एस्प्रिन ड्रग्स किन दवाओं के साथ इंटरेक्शंस कर सकती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एस्प्रिन जो ड्रग्स है ये एंटी प्लेटलेट्स, कैसी है, एंटी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को क्या करती है, कम करती है, एंटी कोगुलेंट्स क्या करती है, दूसरा एंटी कोगुलेंट, दोनों काम करती है, कोगुलेशंस को कम करती है और एंटी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को कम करती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट का क्लॉट जो है वो लेट बनेगा, इंटरनल ऑर्गन के अंदर ब्लीडिंग कर सकती है। तो ये एक एस्प्रिन ड्रग्स के साथ आपको ध्यान रखना है, जिसको अपन बोलते हैं रेज सिंड्रोम, क्या बोलते हैं इसको, रेज सिंड्रोम। तो रेज जो है वो सिंड्रोम करवा सकती है, जिसकी वजह से हेपेटोटॉक्सिटी या फिर अपन कह सकते हैं लीवर के अंदर ब्लीडिंग होना है ना, लीवर के पेशेंट के अंदर जो है ब्रेन के अंदर वो ब्लीडिंग होना, एनसेफेलोपैथी होना और इंटरनल ब्लीडिंग होना, स्पेशली जो है वो बच्चों के इंट्राक्रेनियल हेमरेज होना चिल्ड्रंस के अंदर जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और आंखों के पीछे पेरी ऑर्बिटल एरिया के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है, इसको अपन बोलते हैं रे सिंड्रोम। तो ये ब्लीडिंग कोज करवा सकती है। दूसरी बात करते हैं जिन पेशेंट का बीपी का दवा चल रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स चल रहा है, ऐसे जैसे मान लो एसी इनहिबिटर दे रहे हैं, बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, तो एंटी हाइपरटेंसिव जो इफेक्ट है उन दवाओं का जो असर है वो क्या कर सकती है, कम कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, और जिसकी वजह से उनका जो बीपी है वो गड़बड़ हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। तो जिन पेशेंट के अंदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स चल रही है उसके साथ एस्प्रिन यदि अपन दे रहे हैं तो हमें उस चीज को मॉनिटर करना है, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शंस को या फिर पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है उसको हमें फॉलो करना है। तीसरी बात करते हैं ओरल एंटीबायोटिक, यदि पेशेंट एस्प्रिन के साथ में ओरल एंटीबायोटिक ले रहा है तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जा सकता है, पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो कम हो सकता है, 60 mg पर DL से कम हो सकता है, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, पेशेंट जब भी हाइपोग्लाइसीमिया जलेगा स्वेटिंग आएगा, चक्कर आएगा और पेशेंट बेहोश होके गिर भी सकता है। तो जिसको अपन बोलते हैं एंटीबायोटिक के साथ में यदि अपन एस्प्रिन दे रहे हैं तो ऐसे पेशेंट का शुगर जो है वो ग्लूकोमीटर से हमें मेजरमेंट करते हुए रहना है। फिर बात करते हैं, फोर्थ बात करते हैं मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट जो है वो अपन फोलिक एसिड इनहिबिटर दवाई है, जैसे अपन एटोपिक प्रेगनेंसी में देते हैं या फिर कैंसर पेशेंट के अंदर देते हैं। ये क्या करती है, ये ट्यूबल सिक्रेशंस को रिड्यूस कर देती है, और ये ट्रेक्सेट देते हैं, इसकी टॉक्सिटी करवा सकती है, उसकी वजह से मीथोट्रेक्सेट जो है वो क्या हो सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट जल्दी इसका आ सकता है। तो जिसको मीथोट्रेक्सेट चल रही है उसका एस्प्रिन देते वक्त हमें जो है वो ड्रग इंटरेक्शंस का याद रखना है। अगली बात करते हैं वॉल्प्रिक एसिड। वॉल्प्रिक एसिड जो है साइकेट्रिक पेशेंट्स के अंदर जो है दवा चलने वाली है, यदि पेशेंट को वॉल्प्रिक एसिड के साथ में एस्प्रिन दे रहे हैं तो उसका प्लाज्मा लेवल जो है वो इंक्रीज कर सकती है, वॉल्प्रिक एसिड का प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा, तो ये एक पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अपन ने बात की है कि पेशेंट को कौन कौन सी दवाओं के साथ एस्प्रिन का जो है वो इंटरेक्शंस हो सकता है।